नमस्कार। आज कुकुरबिटेसी की तीसरे पार्ट में हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस के बाद में उसकी हार्वेस्टिंग और इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का अध्ययन करेंगे। कुकुरबिटेसी की हार्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि प्रॉपर स्टेज पर या सही अवस्था में सब्जियों की तुड़ाई करके बाज़ार भेजने से उनकी कीमत अच्छी मिलती है और इंसेक्ट पेस्ट और बीमारियों से भी उसका बचाव किया जा सकता है। तो सही समय पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इन सब्जियों की तुड़ाई की जाए। और बहुत सी सब्जियां हैं जो जिनमें यदि बीजों का विकास हो जाता है यानी सीड डेवलपमेंट हो जाता है तो वो अनडिजायरेबल होती है यानी मार्केट के लिए अच्छी मानी जाती। तो हार्वेस्टिंग स्टेज वेरिड अमोंग द कुकुरबिटेसी, ये सब्जी पे भी डिपेंड करता है कि उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, खीरा, बॉटल गार्ड, लौकी, बिटर गार्ड, करेला, टिंडा, स्नेक गार्ड, रिज गार्ड, तुरई, स्पंज गार्ड, चिकनी तुरई, परवल आदि की हार्वेस्टिंग है जो जब वो फल पूरी तरह से कच्ची अवस्था में होते हैं, टेंडर मुलायम होते हैं, उनके ऊपर बारीक बारीक से बाल हेयरी होते हैं और जो फलों के अंदर बीज होते हैं वो सॉफ्ट अवस्थाओं में हो, यानी खाते समय वो हमें ऐसा महसूस नहीं करे, बिल्कुल सॉफ्ट ये अवस्था होती है जिस समय इनको तुड़ाई की जाती है इन सब की। और इससे पहले यदि बीजों का जब ये इनमें पकाव होने लगता है तो बीजों का कलर और फ्रूट का कलर भी चेंज होने लगता है। जैसे बीज ग्रीन से येलो होने लगते हैं तो कच्ची अवस्था में ही इन सब सब्जियों को तोड़ करके बाज़ार भेजा जाता है। कद्दू जो है, कद्दू पम्पकिन, फ्रूट शुड नॉट बी हार्वेस्टेड अंटिल दे आर फुली राइप। जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाता तब तक नहीं तोड़ना चाहिए। कच्ची सब्जी के लिए या सब्जी बनाने के लिए तो कच्चा भी थोड़ा बहुत काम में ले सकते हैं, परंतु यदि स्टोरेज कंडीशन में, क्यों कद्दू एक ऐसा है कुकुरबिटेसी का जिसको 2-4 महीने के लिए रखा जा सकता है, तो उस समय फुल राइप होना आवश्यक होता है, तो उसको पूरे फुल राइप स्टेज में ही तोड़ना चाहिए। इसके बाद है मस्क मेलन जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। खरबूजा, मस्क मेलन इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यह एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है विच राइप ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज, जो कि यातायात के दौरान भी और भंडारण में भी पकता रहता है। ध्यान दीजिए यह क्लाइमेट्रिक फ्रूट है जो कि तुड़ाई के बाद भी पकता रहता है। तो हेंस इट इज़ हार्वेस्टेड बिफोर इट इज़ फुली राइप सो दैट इट विल रीच द कंज्यूमर्स एज फुल राइप कंडीशन। इसलिए जब ये पकाव शुरू हो इसको, उस समय इसको तोड़ा जाता है जिससे कि जब तक ये उपभोक्ता के पास पहुँचे तो ये पक जाता है। राजस्थानी में हमारी एक कहावत है कि खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदलना, यानी जब खरबूजा पकने लगता है तो उसमें एथिलीन गैस रिलीज होने लगती है जिससे भीनी भीनी खुशबू आती है। और आप लोग जानते हैं एथिलीन गैस से, एथिलीन होता है वो राइपनिंग हार्मोन होता है, तो उसी की गैस के प्रभाव से आसपास के खरबूजे भी पकने लगते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है खरबूजे का कि जब उसको उठा करके सूंघ करके देखते हैं तो भीनी सी खुशबू आती है, वो भी एक इसकी स्टेज होती है। इसके अलावा एक इसकी फुल स्लिप और हाफ स्लिप स्टेज होती है, यानी जो ही खरबूजा पकेगा उसको यदि हम बेल से थोड़ा सा जोर लगाकर या ताकत लगा के तोड़ते हैं हल्की सी, तो वो हाफ फुल स्टेप होती है। और यदि वह अपने आप ही बेल से टूट कर के हाथ में आ जाता है तो वो फुल स्लिप स्टेज होती है खरबूजे की। इससे ये माना जाता है कि वह पक गया है। और कभी कभी जो नेटेड खरबूजे होते हैं जालीदार, उनके बीच का होता है वो भी हरे से ब्राउन या येलो कलर का होने लगता है। तो ये खरबूजे की विशेष रूप से पहचान होती है। हाफ स्लिप स्टेज, फुल स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज यानी फुल स्लिप स्टेज ऑफ मस्क मेलन, अर्थात जब खरबूजे को मैच्योर होने के बाद पकने की अवस्था में छुआ जाता है तो बिना किसी ताकत के जोर लगाए वो बेल से टूट करके आ जाना, वो दैट्स इज फुल स्लिप स्टेज ऑफ मस्क मेलन। इसके बाद जो वाटरमेलन में है, तरबूज में, इसमें लगभग 4 प्रकार की स्थितियां बनती है। वैसे तो जो ये वाटरमेलन है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, इसलिए यदि इसको तोड़ लेंगे तो यह बाद में पकेगा नहीं, इसलिए इसको पूरी तरह पकने पर ही, फुल राइप स्टेज पर ही इसको तोड़ा जाता है। इसलिए इसको मैच्योरिटी जो इसकी है वो जज करने के लिए
इसको कंसिडर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है। जैसे पहला, यदि तरबूज को लेकर के उसको हाथ से पीटते हैं, हाथ से थपथपाते हैं, तो धप धप की आवाज़, ढप की जैसी आवाज़ आए, इसका मतलब वह पक गया है। और मेटेलिक साउंड यानी मेटेलिक यानी ऐसे भरा हुआ सा लगे, तो वह अभी उसमें कमजोरी है या पकने की अवस्था में नहीं आया है। दूसरा है वेदरिंग ऑफ टेंड्रिल। तरबूज जहाँ लगता है वहाँ पर एक सूत सा निकला होता है टेंड्रिल, यदि वो सूख जाए तो इसको मानना चाहिए कि तरबूज पक गया है। इसके अलावा तीसरा करैक्टर है ग्राउंड स्पॉट, यानी जहाँ पर वो ज़मीन से रखा रहता है या ज़मीन पर बैठ उसको लेटा रहता है, तो वहाँ की जो खरबूजे का स्पेस है वो शुरू में सफ़ेद होता है और जब पकने लगता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। इसे भी माना जाता है कि ये पक गया है। और उसके नॉइज़ से भी, ये सारी इन चीज़ों से। इसके अलावा एक करैक्टर है फ्रूट वेट का, डिक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ राइपनिंग। पकने के साथ इसके वज़न में थोड़ी सी कमी आती है, पर ये मोटे मोटे से या ये कहें कि ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जिससे खरबूज और तरबूज को पके हुए स्तर पर तोड़ते हैं। ये ध्यान रखना। मस्कमेलन इज़ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वेयर एज वाटरमेलन इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। मतलब मस्कमेलन को फुल मैच्योर अवस्था में तोड़ने पर तुड़ाई के बाद भी पक सकता है, जबकि वाटरमेलन को यदि बिना पका हुआ तोड़ लेंगे तो बाद में नहीं पकता। इसके बाद इसमें कुकुरबिटेसी में कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स आते हैं, यानी कुछ समस्याएं आती है। इसमें पहली है एक्सिस ऑफ स्टिमुलेट फ्लावर्स एंड लो फ्रूट सेट। तो मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स में समस्या पाई जाती है क्योंकि ये मोनोसियस नेचर के होते हैं, तो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर अलग अलग होते हैं। तो जब मोनोसियस फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाती है, यानी स्टिमुलेट फ्लावर्स की तो मेल फ्लावर ज़्यादा हो गया, एंड्रोमोनेशियस हो गए, तो मेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ने पर उसमें फ्रूट सेट कम होगा। इसलिए हमें यह आवश्यक करना पड़ेगा कि पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़े। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स है। जैसे पहला, अवॉइड ओवर इरिगेशन एंड एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं दे और नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं जब वह 2 to 4 लीफ स्टेप हो जाए, यानी जब पौधा जर्मिनेशन करता है 2 से 4 पत्तियाँ आ जाती है, उस समय 2 से 3 बार कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का स्प्रे करेंगे, जिससे वो फ्लावरिंग की सीक्वेंस को बदल देते हैं वो। और पिस्टिलेट फ्लावर्स यानी फीमेल फ्लावर्स की संख्या या हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स, जिसमें हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स उपस्थित रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ा देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। कुकुम्बर में एथरेल 250 ppm, मैलिक हाइड्राइज 100 ppm, बोटल गार्ड में MH 50 ppm और 2-क्लोरोफेनॉक्स एसिटिक एसिड 100 से 200 ppm, बोरॉन 3 ppm, कैल्शियम 5 ppm, बिटर गार्ड में Na 100 ppm। इस तरह ये देख सकते हैं हम, ये आपके स्क्रीन पर जो वाटरमेलन में भी है, स्पंज गार्ड में भी है, मस्कमेलन में भी है। इसका 2 से 4 पत्ती अवस्था में 2 to 4 लीफ स्टेज पर स्प्रे करेंगे तो ये फीमेल्स फ्लावर्स की संख्या बढ़ाएगा और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स की संख्या बढ़ाएगा, जिससे फ्रूट सेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है इसमें। इसके बाद इसमें एक समस्या आती है अनफ्रूटफुलनेस की, जो कि विशेष रूप से डायोसिस कुकुरबिट्स में आती है, जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे में पौधे लगाते समय जब फ्लावरिंग हो जाए तो उसमें 10 से 15% मेल फ्लावर्स वाले पौधों को रखा जाता है, जो कि पोलन डोनर का काम करते हैं और वो अनफ्रूटफुलनेस की समस्या का समाधान करता है। तो ये अनफ्रूटफुलनेस का करते हैं। तो इसके लिए मेंटेन द डिजायर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, जैसे बता दिया आपको कि 10% मेल और 90% फीमेल पौधे लगाएं। और दूसरा है अवॉइड द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स इन द मॉर्निंग आवर्स टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पोलिनाइजर्स इंसेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह के समय जब कीट ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो वो पोलिनेशन का काम करते हैं, और उसी समय यदि हमने कोई केमिकल छिड़क दिया तो वो दूरी बना लेते हैं पौधों से, जिससे कि फिर वो पोलिनाइजर्स का काम नहीं हो पाता और वो अनफ्रूटफुल की कंडीशन आ जाती है। तो ये 2 उपाय हम करेंगे तो ऐसी दशा से बचा जा सकता है।
एक होता है इसमें डिले राइपनिंग यानी पकाव में देरी होना। इट इज़ फाउंड इन मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। इन दो में ही होता है क्योंकि पके हुए फल केवल मस्क मेलन और वाटरमेलन के काम लेते हैं, बाकी तो कच्ची अवस्था में तोड़ लिए जाते हैं सब। इसके लिए देख क्या करेंगे, द मेन काजेज ऑफ डिले इन राइपनिंग इन दीज क्रॉप्स आर हाई सॉइल मॉइस्चर। यदि भूमि में नमी की मात्रा अधिक होगी इसकी वजह से ये राइपनिंग में डिले हो जाता है। और लो टेम्परेचर एंड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एट राइपनिंग स्टेज पर तापमान का कम होना या उतार चढ़ाव होने की अवस्था में ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, एडजस्ट सोइंग टाइम इन ए सच ए वे दैट फ्रूट राइपनिंग कोइंसाइड विथ हॉट एंड रेन फ्री पीरियड। बुआई का समय ऐसा तय करें कि जो इस समय ऐसी स्थिति नहीं बने, मौसम की तापमान कम हो नहीं हो, ज़्यादा रहे। तो राजस्थान की दशाओं में तो कहा भी जाता है कि जब लू चलती है यानी तापमान ज़्यादा होता है तब खरबूजा पकता है। तो खरबूजा मतीरा जब पकता है जब लू चलती है यानी टेम्परेचर हाई होता है। तो और दूसरा होता है विथ होल्ड इरीगेशन एट राइपनिंग स्टेज। तो जब राइपनिंग स्टेज के आसपास मैच्योरेशन स्टेज तक तो पानी देंगे, पर जब राइपनिंग स्टेज में कन्वर्ट होता है मैच्योरेशन से, उस समय पानी की मात्रा, सिंचाई की मात्रा कम कर देते हैं जिससे कि वह राइपनिंग जल्दी से हो जाए। तो इन उपायों को उपाय कर इससे बचा जा सकता है। अब इसमें कुकुरबिटेसी में कुछ पेस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स भी है, जिसमें पहला इंसेक्ट पेस्ट में रेड पम्पकिन बीटल। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। नारंगी रंग का कीट होता है जो अर्ली लीव्स में कोटिलिडन्स लीव्स कहते हैं, यानी जो ही बीज से पत्तियां निकलती है कोटिलिडन्स के साथ, उनको खा करके नुकसान पहुंचाता है। ये एल्यूकोफ्रा फोबिकोलिस नाम का कीट होता है। सबसे रेड पम्पकिन बीटल कद्दू का लाल कीड़ा जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बहुत ग्रब एंड एडल्ट दोनों, गिडार और वयस्क दोनों इसको नुकसान करते हैं और बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान करता है। शुरुआत की अवस्था में बहुत सीवियर अटैक करता है ये, तो बहुत ज़्यादा नेचर ऑफ डैमेज इसकी खतरनाक है। तो इसमें इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, टू अवॉइड द डैमेज शो द क्रॉप इन नवंबर। क्रॉप को नवंबर में बोएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फॉलो फाइटो सैनिटरी मेजर्स। कुछ जो खेत में साफ़ सफाई रखेंगे जिससे कि ये कीड़े पनपे कम से कम। तीसरा क्या करेंगे, अप्लाई 5% मेलाथियन, 5% मेलाथियन या 1% लिंडेन डस्ट का बुरकाव करेंगे। मेलाथियन 5% या लिंडेन 1% का 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका बुरकाव करेंगे। जो ही जर्मिनेशन होता है उस समय बुरकाव कर देंगे तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। चौथा है स्प्रे कार्बराइल 50 WP यानी जो वेटेबल पाउडर होता है पानी में घुलनशील कार्बराइल का 0.2% या रोगोर 30 cc 0.1% का। इंडोसल्फान नाम की दवा आजकल बंद होगी, इसका प्रयोग अब नहीं करते हैं। इसका स्प्रे करेंगे तो इससे इसके बचा जा सकता है। एक कीट होता है इसमें एपिलिचिना और हाडा बीटल, ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है इसको। एपिलिचिना विजिनेटियो कॉप्टोपनिनेटा, ये भी ग्रब और एडल्ट इसका नुकसान करता है और ग्रीन भाग को काफ़ी बड़ी मात्रा में, हरी पत्तियों को और तनों आदि को खा करके, और वेंस को ये काफ़ी नुकसान करता है। तो बहुत पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अफेक्टेड द लीव्स ड्राई एंड फेल, आखिरी में पत्तियाँ नष्ट हो जाती है। और इसका भी रेड पम्पकिन बीटल की तरह इसका हाडा बीटल का भी, दोनों बीटल है, ये हाडा बीटल है, वो रेड पम्पकिन बीटल है, दोनों का कंट्रोल मेजर्स हैं हमें जो ऊपर बता दिया गया है, इसमें दिख रहा है। एक सबसे ज़्यादा नुकसान करता है फ्रूट फ्लाई, डाकस कुकरबीटी फ्रूट फ्लाई और डाकस ड्रोसेलिस, दो नाम कीट हैं जो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसमें एडल्ट फ्लाई हो जाता है जो कच्चे फल को, टेंडर जो मुलायम फल होता है उसको पंक्चर करके अंडे दे देती है और इन अंडों से गिडार निकल के वो पूरे फल को खाते रहती है। मैगट जो होती है अंदर चली जाती है खाकर, और जब एडल्ट बन जाती है तो बाहर निकल आती है और फिर वो अपना प्रोसेस आगे अंडे देने का शुरू करता है। और देयर अटैक इज सीरियस इन लॉन्ग मेलन, ककड़ी में, लूफा में, टिंडे में, बोटल गार्ड में और मस्क मेलन में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, फेलो फाइटोसैनिटरी मेजर्स। फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब है खेत में कुकुरबिटेसी के अलावा जो अन्य वनस्पतियाँ होती है उसको हटा देना, जिससे कि ये अपना नेक्स्ट जनरेशन डेवलप नहीं हो पाए, पॉपुलेशन कम हो जाए। दूसरा है स्टीर द सोइल अराउंड प्लांट्स टू किल द प्यूपा।
पौधों के आसपास की मिट्टी को पलटते रहें और उथली करते रहें, जिससे कि इनके प्यूपा शुरू में नष्ट हो जाएं। तीसरी है ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी। कुछ इनसे ऐसी जातियाँ जो इसके अटैक नहीं हो पाता है, प्रभावित नहीं होती, जैसे अर्का सूर्यमुखी और पम्पकिन कद्दू की, अर्का टिंडा राउंड गार्ड का, ये कुछ जातियाँ तो ऐसी अन्य जातियाँ हैं जिसका प्रयोग करें। चौथा है अप्लाई द बैट स्प्रे कंटेनिंग। बैट स्प्रे होता है प्रलोभक, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.05% मेलाथियान और 10% गुड़ या शुगर चीनी का 20 लीटर पानी में घोल बना लेंगे और उसको जगह जगह पर खेत में कटोरियों में रख के रख देंगे। अब ये बैट है यानी प्रलोभक है, इस पर कि ये फल मक्खी जो आकर्षित होती है और इसको जो ही फीड के रूप में खाती है, भोजन के रूप में, वो नष्ट होकर मर जाती है, तो ये इसका अप्लाई करेंगे। और पांचवा है दवा का छिड़काव करना, जिसमें कोई सी भी अपने रोगार है, कार्बराई है, एंडोसल्फान आजकल नहीं करते हैं, इस दवा का छिड़काव करके इसको फ्रूट फ्लाई को रोका जाता है। तो ये भी एक सीरियस पेस्ट है जिसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे जो और सीरियस पेस्ट है वो है रूट नॉट निमेटोड, मेलाइडोगाइनी इनकोगिनेटा एक्रीटा, रूट नॉट निमेटोड यानी जड़ ग्रंथि मूल ग्रंथि रोग। ये द अटैक रिजल्ट्स इन, इसके अटैक करने से पुअर पैचेज एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, फसल की बढ़वार रुक जाती है। लीव्स बिकम येलो, पत्तियां पीली पड़ जाती है, साइज में छोटी हो जाती है आकार में, और जड़ों पर गांठ बन जाती है, जिससे कि जड़ों पर गांठ बनने से उसका डेवलपमेंट नहीं होता जड़ों का आगे, और पौधों का भी विकास नहीं होता, और बाद में धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, रूट नॉट निमेटोड के लिए नंबर 1 फेलो लॉन्ग टर्म क्रॉप रोटेशन। एक ही खेत में बार बार कुकुरबिटेसी को नहीं बोए, इसलिए इसकी पालना करनी चाहिए। दूसरा है गिव डीप प्लोइंग ऑफ द फील्ड बाय ए सोयल टर्निंग प्लो इन मई जून टू एक्सपोज द सोइल टू सन। गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि ये भूमि में जो इसके पेस्ट के पैथोजन होते हैं, पेस्ट के लार्वा या जो भी जनरेशन, वो नष्ट हो जाए। तीसरा क्या करेंगे, फ्यूमिगेट द सोयल विथ डीडी मिक्सचर एंड नीमागोन। ये 20 से 25 किलोग्राम का ज़मीन को फ्यूमिगेट करेंगे धुएं से, जिससे कि ये नष्ट हो जाए। इसके अलावा अप्लाई कार्बोफुरान और एल्डी कार्ब नाम की जो दवा होता है, कार्बोफुरान और एल्डी कार्ब, ये 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ज़मीन में मिला देना, जिससे कि ये नष्ट हो जाए। तो ये भी एक सीरियस पेस्ट होता है, रूट नॉट निमेटोड, इसको बचाव इस हिसाब से करते हैं। इसके बाद कुछ बीमारियां इसमें, जैसे फंगल डिजीज है, पहले भी आपको बता चुके हैं। पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू, एरिसिफी सिकोरेसिग्रम एंड सफिटोक्रोटिना फुलिजेना। ये इसके जब पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, फलों के ऊपर ये पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि ह्यूमिड वेदर में ये ज़्यादा होती है और ये पाउडर सा जम जाता है, जो इसकी क्वालिटी को ख़राब करता है और पौधे को नष्ट कर देता है। इसके कंट्रोल के लिए ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधक जातियों को बोना चाहिए, जैसे अर्का राजेंस एंड पूसा सरबती ऑफ मस्क मेलन, खरबूजे की जातियाँ, ये पाउडरी मिल्ड्यू से रेसिस्टेंट है। अर्का मनिक वाटरमेलन की जाति ये रेसिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू से। और एक है दूसरा उपाय, स्प्रे द क्रॉप विद 0.1% कैराथियन और रिपीट इट 40 डे इंटरवल। 0.1% कैराथियन का छिड़काव करना, कैराथियन का, और 14 दिन बाद दोबारा रिपीट करना, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू का बचाव होगा। इसके बाद डायनी मिल्ड्यू बीमारी लगती है, जो इसके जो सिम्टम्स है, सीधे सीधे तने के पत्तियों के ऊपर वाटर सॉक्ड लेशंस आ जाते हैं, मतलब ऐसे धब्बे, पानी जैसे जैसे धब्बे हो जाते हैं, और पत्ती की निचली सतह पर रुई जैसा जमा हुआ दिखता है पाउडर। लेशन अपीयर्स येलो, पीला कलर का सा, जो लोअर सरफेस, और नीचे की ऊपर की तरफ पे पीला कलर का सा थोड़ा कभी कभी, और वो जब ज़्यादा गहरी अवस्था में होता है तो पत्ती के नीचे की सतह पर ये डार्क होकर के डाइन्यू ग्रोथ हो जाता है, यानी फफूंद जैसा हो जाता है, रुई जैसा। ऊपर पीले धब्बे पड़ना और पत्ती के नीचे की तरफ डाइन्यू ग्रोथ, यानी रुई जैसा विकास हो जाना, ग्रोथ वृद्धि हो जाना फंगस का, तो ये भी पत्तियों को नष्ट करके नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए डाइथेन जेड 78 0.3% या इंडोफिल
M45 0.2% का छिड़काव करेंगे और 7 दिन बाद दोबारा करेंगे। ये दोनों बीमारियां काफ़ी नुकसान करती है इसको। एक होती है एंथ्रेक्नोज कोलिटोट्रिकम लेजिनेरियम, कोलिटोट्रिकम लेजिन एंथ्रेक्नोज। द फंगस अटैक ऑफ द लीव्स, तने पर, पत्तियों पर और फलों पर ये नुकसान करती है। रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो पत्तियों और दूसरे पार्ट्स पर दिखते हैं, और राउंड शेप में भी होती हैं, रेंगुलर शेप में भी होती हैं, और ये जिससे पत्तियां की डेथ हो जाती है, सिकुड़ जाती है और नष्ट होने की कगार पे आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? यूज रेसिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधक जातियों का बोना, जैसे अर्का मनिक इन वाटरमेलन एंड पोइंसेटिया इन कुकुम्बर की दो जातियाँ हैं, तो इसको रोगरोधी किस्मों का बोना। दूसरा है फॉलो 2 to 3 ईयर्स क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना। तीसरा है बीजों को एग्रोसिन जीएन और बाविस्टीन 2 ग्राम पर किलोग्राम सीड से उपचारित करना। चौथा है स्प्रे दी क्रॉप विद डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 0.2% का छिड़काव करना और 7 से 10 दिन पर दोबारा करना। या ब्लाइटॉक्स का भी कर सकते हैं 0.2%, बाविस्टीन का भी कर सकते हैं 0.1%। इस तरह से ये एंथ्रेक्नोज का बचाव करते हैं। एक बीमारी लगती है कॉलर रोट, ये भी रिजेक्टोनिया सोलेनाई। ये ज़मीन से के पास में जो तना ज़मीन के संपर्क पे रहता है, यानी जो जंक्शन पॉइंट होता है ज़मीन और ऊपर का, वहाँ पर ये कॉलर रोट इसी को बोलते हैं। यानी ज़मीन के पास वाले हिस्से पर पौधे पर, नवजात पौधों पर ज़्यादा करती है, या जब मॉइस्चर ज़्यादा हो तो बड़े पौधों पे भी करती है। ब्राउन स्पॉट सा बना देता है जो कि पौधों को नष्ट कर देता है। डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स आल्सो टेक प्लेस, वहाँ पर फिर ये भी डंपिंग ऑफ बीमारी भी आ जाती है। तो उसके लिए बीजों को उपचारित करना, थायरम 3 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर देते हैं इसको बीजों को, और फिर इसकी बुआई करते हैं। एक ये ब्लाइट लगती है अल्टरनेरिया क्यूक्यूमेरिना, ब्लाइट झुलसा जिसको बोलते हैं। प्रारंभ की अवस्था में यह पीले धब्बे होते हैं इसके ऊपर पत्तियों पर, और बाद में ये गहरे भूरे हो जाते हैं और बाद में पत्तियों को नष्ट कर देते हैं काले पड़ के। स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन, ये शुरू में पत्तियों के किनारों से शुरू होकर के अंदर की तरफ रिंग बनाते आ जाते हैं, और जो वाइन्स इससे अफेक्टेड होती है, जो ऐसा लगता है जैसे जल गई हो, इसीलिए इसको ब्लाइट या झुलसा रोग भी बोलते हैं इसको। ब्लाइट या झुलसा रोग भी इसीलिए इसको बोलते हैं अपन। जो वाटरमेलन में सीवियर बीमारी होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए क्रॉप शुड बी स्प्रेड विथ इंडोफिल M45, इंडोफिल M45 नाम की दवा 0.25% का स्प्रे करेंगे और 14 दिन बाद इसका दोबारा करेंगे। और एक होता है इसमें फ्रूट रोट, पीथियम एफिडेनेटेटम नाम की जो फंगस है, वो फ्रूट रोट यानी फलों को सड़ाने का काम करती है। वाटर सोप एरिया दिखता है पत्तियों पर, ये फलों पर चली जाती है और बाद में उसको सड़ा करके फलों को फंगस जब रोटिंग करती है फ्रूट्स को, ये नष्ट कर देती है। इसके लिए अवॉइड फ्लड इरिगेशन। कई बार हम देखते हैं कि जब फ्लड इरिगेशन देते हैं तो नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो फल संपर्क में आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उससे उस पर ज़्यादा लगती है। दूसरा ट्रीट, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीट द सीड विथ थायरम या बाविस्टीन से बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की दर से, तो ये फ्रूट रोट को बचाती है। और एक है वायरल डिजीज इसमें, जिसको बोलते हैं कुकुम्बर मोजेक। अब जो भी मोजेक नाम की बीमारी होती है वो वायरस से होती है। ऑल द कुकरबिट्स को, ये सभी को प्रभावित करती है, जिससे कि जो नवजात पत्तियां होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की हो जाती है, और दे आर मोर ट्रांसल्यूकेंट देन दोज इन दी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लीफ, पूरी पत्तियों को नष्ट होती चली जाती है। येलो मोल्टिंग, इसमें झुर्रीदार हो जाती है पत्तियाँ, और कई बार ये फलों पर भी दिखाई देता है। और लीव्स डिस्टोरेशन एंड स्टनिंग द इन्फेक्टेड प्लांट्स अक्योर्स, पत्ता जो पौधों की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है मोजेक में। और ये जो वायरस की बीमारी होती है, एक बार एक पौधे पर होने के बाद ये ट्रांसमिट होती है सेप या सीड एंड एफिड्स के द्वारा, यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे?
यूज ऑफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम वायरस फ्री प्लांट, जब बीजों का चुनाव करते हैं खेत में जो संभव हो तो फ्री बीज, वायरस फ्री सीड होना चाहिए। नंबर 2, रोग आउट द वायरस अफेक्ट, शुरू में जब ये दिखाई दे पौधे में झुर्रियाँ पड़ गई है, पत्तियाँ सिकुड़ गई है, पौधा छोटा रह गया है, इस तरह का दिखाई दे तो ऐसे पौधों को नष्ट कर देना चाहिए निकाल करके, ताकि ये पूरे खेत में नहीं फैले। और ये जो एफिड्स इसको फैलाता है, इससे बचाव के लिए डाइमेथॉट या मोनोक्रोटोफास नाम की दवा का 0.05 या 0.03% का छिड़काव खेत में करना चाहिए, जिससे कि एफिड्स जो इसका वेक्टर होता है इसको फैलाने वाला, उसका नियंत्रण हो जाए। इस तरह से ये 3 पार्ट में अपनी कल्टीवेशन इसकी कुकुरबिटेसी की आज पूरी होती है। इसका आप ढंग से अध्ययन करके अपने नोट्स बनाएं, जिससे कि ये काम दे सके। और भी कोई आपकी जो क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क करें निजी, जिससे कि मैं और कोई आपको इस संबंधित मैटर डिस्कशन अपन कर सके। नमस्कार।